ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुधांशु और हम लेके आए हैं आपके लिए सुंडा सीरीज। इसी क्रम में आज द्वितीय लेक्चर हमारा हो रहा है। साथियों, आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर देना है। साथियों, जो ये सुंडा सीरीज लेके आए ना, इसका नाम बहुत अच्छा है, आई लव सुंडा सीरीज। साथियों, इसमें एक और खास बात यह है इस किताब की कि सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से दी हुई हैं और बहुत ज्यादा डाटा इसका जो दिया है बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, इसलिए हम इस किताब को कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो भी अपडेट हैं, पुराने डाटा हैं, उनको हमने हटा के नया कर दिया है। कोई भी गलती आपको नहीं मिलेगी, अगर कोई मिलती है तो हम उसको सुधार देंगे। साथियों, और एक चीज, हमारी आई लव सुंडा सीरीज की टेस्ट सीरीज भी आ रही है। ये टेस्ट सीरीज क्या है, इसमें हम आपको जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं साथियों, उसी का हम क्या कराएंगे, आपको टेस्ट कराएंगे। ये टेस्ट जो है 20 से 30 प्रश्नों का रहने वाला है। जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसी पे ये टेस्ट रहेगा। दूसरी बात ये कि इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे वो भी वन लाइनर के अलावा थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वाले भी रहने वाले हैं। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अच्छा, और आप करेंगे क्या, आपको ये टेस्ट सीरीज 25 तारीख से 25 मार्च से शुरू कर देंगे। तब तक हमारे कुछ जो हैं वो वीडियोस हो जाएंगे और तब तक हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे प्रश्नों को विश्लेषण भी कर देंगे। साथियों, कोई भी प्रश्न ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं पे भी आप मैसेज करेंगे, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा हम आपको बता दें ये टेस्ट सीरीज जो है ये मात्र 29 रुपए की रहने वाली है। कितने की? 29 रुपए की। साथियों, बहुत कम राशि है इतनी। ऐसा है कि देखिए कम से कम 60 से ऊपर टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये लगभग एक जो है वो 98 की पड़ने वाली, आधा रुपए की। इतनी भी नहीं, इतनी तो मेहनत जायज है ना। ठीक है ना, ये सिर्फ मेहनत का है और आपसे कमाने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, करना क्या है आपको, इसमें 29 रुपीज, इसमें आपको भीम या यूपीआई से आपको मेरे जो नंबर है 7460927169 इस पे आपको ट्रांसफर कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, इनरोल कर लेंगे। साथियों, जानकारी को ज्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अब अपनी हम क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारा जो टीए का बैच चल रहा है ये 1299 में पूरा टीए का सिलेबस कवर कराने वाले हैं। इसमें अगर कोई भी चीज छूट जाती है, जैसे कि सिलेबस चेंज होता है, तो हम उसको क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए तो टेंशन लेनी नहीं है और जिसके लिए शुरू किया है वो तो पुराने सिलेबस है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता तो हमें करनी है। ठीक है, चिंता आपको नहीं करनी है। साथियों, जहां तक हमने अभी किया था वहां तक हम हिस्ट्री को खींच के लाए थे, अब हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब हम कहां एंट्री कर रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्न में एंट्री करा रहे हैं। ठीक है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। 1871 ईस्वी में क्या होता है कि ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और एग्रीकल्चर कॉमर्स का जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, DRAC। इसके बाद 1874 में अकरेंस ऑफ सीवियर फेमाइन, इससे पहले हमने फेमाइन पढ़ ली थी। कौन सी फेमाइन थी, एक थी आयरिश फेमाइन, जिसे क्या कहते थे, आयरलैंड की फेमाइन। आयरलैंड का अकाल ये किससे हुआ था, आलू के रोग से हुआ था। कौन सा रोग था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके बाद जैसे ही 74 में सीवियर फेमाइन आती है, ठीक है, इसके बाद तुरंत आईएमडी बनता है। अच्छा, आईएमडी का काम क्या होता है, आईएमडी का काम यही होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि वो तुरंत फोरकास्ट करेगा, किसका, मौसम का फोरकास्ट करेगा। अच्छा, मौसम का फोरकास्ट जिस टाइम ये स्टैब्लिश हुआ था वो पुणे में था। कहां था, पुणे में। प्रश्न पूछेगा कि कहां है, पुणे में। ठीक है, इसके बाद अगले स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड में 1876 जो फेमाइन अभी तक आई, इसके बाद फिर फेमाइन आई। कब, 1876 में। ये कहां आई, मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में देखी गई। इसके बाद फिर एक साल बाद फिर फेमाइन आती है, कहां पे, पंजाब में। देखो ऐसे समझना है, जैसे कि पहले फेमाइन चली, कहां आई, आयरलैंड में, वहां से आई, धीरे धीरे हमारे यहां एंट्री कर गई। पहले बंगाल की एक फेमाइन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये 74 में कहां आई, सबसे पहले बिहार में। कहने लगी हम फेमाइन कहां रहेंगे, बिहार में। तुरंत हमने क्या किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना दिया। कहां पे, 75 में हमने बना दिया, कहां, पुणे में। तुरंत होता क्या है, तुरंत 76 में ये क्या करती है, अपने आप को घुमा लेती है। फेमाइन चली जाती कहां,
मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में। इसके बाद फिर एक साल बाद ये घूम के आती, कहती नहीं भाई हमको रहना कहाँ है, पंजाब के साइड रहना, यहां बहुत अच्छा है। ठीक, 10 लाख आदमी फिर मर जाते हैं इसी फेमाइन से। और 1880 में इसी चक्कर में क्या बनता है, फेमाइन कमीशन अपॉइंट होता है जो अपनी रिपोर्ट लेके आएगा और कुछ एग्रीकल्चर के लिए नई विचारधारा उत्पन्न करेगा। इसके बाद 1882 में भारत का पहला वेटनरी कॉलेज जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। भारत का इसलिए क्योंकि उस समय जो लाहौर था वो कहां था, हमारे भारत में था। ठीक है, वेटनरी कॉलेज स्टैब्लिश हो जाता है। 1891 में जीएफ वोल्कर जो है अपनी रिपोर्ट लेके आते हैं इंडियन एग्रीकल्चर को कि कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे इस पे काम किया जाए। इसके बाद में 1899 और 1900 में एक सीवियर फेमाइन आती है जिसको छप्पनिया काल के नाम से जानते हैं। साथियों, इसको छप्पनिया काल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको बताएं, आपने कभी संवत का नाम सुना है, विक्रमी संवत, बिल्कुल सुना होगा। ये विक्रमी संवत क्या होता है, सन में अगर हम 57 जोड़ देते हैं, सन में अगर हम 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत आता है। अगर 1899 में आप 57 जोड़ोगे तो 56 आएगा, और वही 56 को ही हमने क्या बोला है, छप्पनिया काल। क्या बोला है, छप्पनिया काल। इसके बाद 1906 में हमारे यहाँ एक चीज बन के तैयार होती है जहां पे बहुत अच्छी अच्छी शूटिंग होती है। इसका नाम क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। कहां बनी, देहरादून में। कहां है, देहरादून में। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, देखने लायक है, फोटोजेनिक है भाई, फोटो खींच लो मजा आ जाता है। ठीक है, बहुत मूवीज की शूटिंग भी वहीं पे होती है। इसके बाद में 1901 और 1905 के बीच में 5 कॉलेज स्टैब्लिश होते हैं। ये 5 कॉलेज कौन कौन से थे, इनको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है, क्या है ट्रिक, हल्का सा देखो हम जान लेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं कहां कहां पे हुए थे। ठीक, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो 5 कॉलेज थे ये थे कहां पे, कानपुर, पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, ललायनपुर और क्या था, कोयम्बटूर। ऐसे याद रखेंगे कि पूरे कानपुर और सारे के सारे नागपुर, पूरे कानपुर, पूरे कानपुर और सबरे सबरे नागपुर के भटूरे, भटूरे लल्ला को खाने हैं। क्या करना है, लल्ला को खाने हैं। कहां के, पूरे कानपुर के और सबरे नागपुर के भटूरे खाने हैं। पूरे से याद रखेंगे क्या, पुणे, और कानपुर तो यही है। और सबरे से याद रखेंगे क्या, साबौर। साबौर कहां है, साबौर बिहार में। और नागपुर, नागपुर तो याद ही रखेंगे। और भटूरे से क्या रखेंगे, भटूरे यही कोयम्बटूरे, देखो कोयम्बटूर। ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग तो भटूरे जैसी है। और लल्ला से क्या रखेंगे, ललायनपुर। ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 1901 में सबसे पहला फर्स्ट इरिगेशन कमीशन आया। साथियों, सबसे पहले उसमें फर्स्ट भी लिखा है और इसके बाद में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन भी लिखा है। मतलब आप जोड़ लेंगे कि यहां पर भी एक है और यहां पे भी फर्स्ट इरिगेशन कमीशन है। और इसी समय पे सबसे पहला एंटमोलॉजिस्ट भी अपॉइंट किया गया भारत में, क्योंकि भारत में क्या हो रहा था, भारत में बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही थी, एंटमोलॉजिकल बीमारियां, मतलब कि कीट पतंगों से। इसलिए भारत में ये अपॉइंट किया गया। और कहां होगा भाई जब अपॉइंट किया गया, विदेशी होगा ना, तो विदेशी है। कौन नाम है उसका, इसका नाम है नियोनेल्डे नेसी विल्ले। ऐसे याद रखेंगे, नाइस बिल्ली। क्या याद रखेंगे, नाइस बिल्ली। नाइस बिल्ली अपॉइंट की गई कब, 1901 में। 1903 आते आते क्या हुआ, मॉडल विलेज। मॉडल विलेज किसका, रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो है ये दी गई किसके द्वारा, डेनियल हेल्मिंटन के द्वारा दी गई। 1903 में ही हमारे जो पहले एंटोमोलॉजिस्ट थे ना ये बदल गए। अब कौन हो गए, सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट आ गए जिनको क्या बोलते हैं, HM लैम्फ्रे। नाम बहुत याद रखेंगे, जब हम लोग अभी एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे ना, एंटोमोलॉजी में भी ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद में 1905 में हमारा बनके तैयार क्या हो गया, IARI। वही IARI जो बाद में क्या बनेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने वाली है 1958 में। और एक बात, यही IARI जो बनी कहां थी, पूसा बिहार में, और चली कहां गई, दिल्ली में। और एक बात, अर्थक्वेक से कौन सी इफेक्टेड हुई थी, यही थी, कब, 34 में। और शिफ्ट कहां हो गई, दिल्ली, कब, 36 में। याद रखेंगे। अच्छा, इस समय किसका काल चल रहा था, इस समय चल रहा था क्या, इस समय 1905 के टाइम लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ऐसे याद रखेंगे ना साथियों,
कि उस समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। वो 1907 में हुआ था और उससे थोड़ा सा पहले ही क्या हुआ था? ये काम हुआ था 1905 में। तो याद रखेंगे कैसे? ऐसे, ठीक है ना। 1905 में देखो IRI पूसा बिहार में हो गई। इसके बाद 1919 में एक आए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आए। देखो द्वैध शासन, जो हमारा द्वैध शासन आया, मतलब कि ऊपर की सरकार अलग और नीचे की सरकार अलग, दो शासन की व्यवस्था जो आई द्वैध शासन की, ये कहां आई थी? 1919 में। तभी क्या हुआ है? एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? स्टेट सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसकी सारी जो भी देख रेख और इसकी सारी चीजें जो भी होगी, जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। कौन सी सरकार? राज्य सरकार की होगी। आज भी कोई भी राजस्व से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है तो कहां जाते हैं हम? एग्रीकल्चर के लिए राज्य सरकार के पास जाते हैं, ठीक है ना साथियों। इसके बाद एक बात और बता दें आपको, एजुकेशन पता है ना? एजुकेशन कौन सा विषय है? संघ सूची का है, राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का है? साथियों इसको तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद आओ 1920 में, अच्छा इतना अच्छा काम हुआ, स्टेट सब्जेक्ट बन गया। तो 1920 में क्या है? गुड़ खाओ आराम से, गुड़गांव प्रोजेक्ट आ गया। किसके द्वारा? FL ब्राइनी के द्वारा। इसके बाद 1921 में आया क्या? श्री निकेतन प्रोजेक्ट किसके द्वारा आया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऐसे याद रखेंगे। एक तो श्री थे, यानी कि श्री का मतलब पिताश्री। कौन? पिताश्री। और पिताश्री के बारे में एक बात बहुत अच्छे से पता है ना, वो सेवा बहुत कराते हैं आपसे। क्या कराते हैं? सेवा कराते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं देंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं देंगे। कुछ भी मतलब कॉटन। अच्छा, पिताश्री से याद रखेंगे आप, क्या पिताश्री से याद रखेंगे? श्री का मतलब श्री निकेतन, ठीक। इसके बाद आ जाओ, ये मारते बहुत हैं पिताजी, मारते हैं तो याद रखेंगे क्या? मारथंडन। क्या रखेंगे? मारथंडन प्रोजेक्ट किसके द्वारा? स्पेंसर हेच के द्वारा। अच्छा, 1921 में ही एक और है जिसको बोलते हैं क्या? सेवाग्राम। ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी। बहुत पूछा जाता है। आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर से ये शुरू किया गया। ये बहुत पूछा जाता है सेवाग्राम किसका है साथियों। इसके अलावा 1921 में कॉटन आ गई है। 1921 में कॉटन आई और इसके बाद जूट और लैक, ये भी याद रखनी है, ठीक है ना। जो जूट थी और लैक थी, वो जूट आती है कब? जूट आती है 36 में। जूट कब आती है? 36 में। और जो लैक है, लैक वो आती है 31 में। कब आती है? 31 में। ऐसे याद रखेंगे। 21 में कॉटन, 36 में जूट और 31 में कौन? लैक, ठीक है ना साथियों। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। 1926 समय आता है एग्रीकल्चर के सुधार को लेके। अब विचार तो बनने लगेगा, क्योंकि पहले भी अंग्रेज ये जानते थे कि हमारी जो देश है ना सोने की चिड़िया है, यानी कि अब उसको क्या करना है? निखार देना है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी संस्थान, ऐसे रिसर्च स्टेशन या ऐसी रिसर्च के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे यहां पे निर्माण करने चाहिए जो क्या हो? रिसर्च का काम हो सके। इसलिए इन्होंने एक काम किया, वहां से मंगाया क्या? रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन भारत आ गया कब? 1926 में। रॉयल कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाने लगा कि एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर करें। वही काम करने लगे। एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए इन्होंने रिपोर्ट को 1928 में सौंप दी। इसके बाद 1929 में बनना शुरू हो गया क्या? हमारा ICAR। 1929 इसी की स्थापना दिवस 16 जुलाई को ये भारत को मिल गया। लेकिन इसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल। क्या रखा गया? इंपीरियल। क्यों? क्योंकि उस समय यही था, ठीक है ना। भारत को भारत का दर्जा, यानी को हमको गौरवान्वित होने का मौका कब मिला है? 1946 में, जब इसका नाम इंपीरियल से होके क्या हुआ? इंडियन हुआ। क्या हुआ? इंडियन हुआ। लेकिन अगर तुमसे पूछे इसका डीजी कब बना, तो डीजी कब बने हैं साथियों? डीजी बने हैं 1965-66 में जाके, तब इसके डीजी अपॉइंट होने लगे, ठीक है ना। 1929 में ICAR बन के तैयार होता है। अच्छा, एक बात ये याद रखेंगे, 31 में क्या है? लैक। और जूट कब थी? 36 में। इसको तो साथियों हम पहले ही देख चुके हैं। 1940 का महीना आता है और मंथली मैगजीन जो है एक कौन सी? इंडियन फार्मिंग, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा। ऐसे याद रखेंगे ना साथियों। 40 रुपए की क्या है? मैगजीन। 40 रुपए की क्या? मैगजीन, ठीक है ना। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। 1942 में एक बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ फूड। ये बताओ, डिपार्टमेंट ऑफ फूड बनाने की क्या जरूरत पड़ी साथियों? होता क्या है, बहुत ज्यादा लिप्त हो गया किसमें?
युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम बहुत ज्यादा घातक हो गया। हुआ क्या, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय फूड का अकाल होने लगा, जैसे कि आज हम यूक्रेन के और रशिया के बीच युद्ध में देख सकते हैं। साथियों होता क्या है, ऐसे में वो खाने की कमी लोगों तक आने लगी तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड बनाने की जरूरत पड़ गई। अब डिपार्टमेंट ऑफ फूड बन गया, यानी कि खाना आएगा। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के बाद सबसे बड़ा कांड जो हुआ ना साथियों, वो ये हुआ कि म्यांमार जो था, म्यांमार, वो वहां से हमारा गेहूं आता था। साथियों हम आज एग्रीकल्चर में संपन्न हुए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हम गेहूं कहां करते थे, इंपोर्ट कराते थे। म्यांमार से हम अपना पड़ोसी देश से गेहूं लेते थे। तभी क्या होता है, जापान आके क्या करता है, आक्रमण कर देता है म्यांमार के ऊपर कब्जा करने के लिए। अब वो कब्जा करने के लिए तो कर दिया, लेकिन उसी टाइम क्या होता है, गेहूं का आयात बंद हो जाता है। उसका आयात जैसे ही बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इधर ये जो हमारे अंग्रेज थे भारतीयों को ले जा रहे थे, और उसी समय उसके यहां वे भी गेहूं की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उनको जरूरत के चक्कर में हमारे यहां बहुत ज्यादा कमी होने लगी। डिपार्टमेंट ऑफ फूड बनाया गया ताकि खाना को ज्यादा, और जो खाद्य सामग्री है इनको इकट्ठा किया जाए, ठीक है। लेकिन उसी समय एक प्रोग्राम भी चलाया गया, ग्रो मोर फूड कैंपेन। ये आया और ये फेल भी हो गया, ये आया और ये फेल भी मार गया। सबसे पहले देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड इसी चक्कर में बनाया। 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन भी चलाया, ताकि क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, क्योंकि हमको क्या करना है, अब निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन तब भी हम लोग क्या कर गए, यहां पे फेल मार गए साथियों। इसके बाद अब हमें क्या करना है, 1943 का समय आया ना साथियों, फिर आया ग्रेट बंगाल फेमाइन। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी साथियों, ये तो नाम दिया हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी का, लेकिन वास्तविक कारण की बात करो ना तो खाद्य संकट तो उत्पन्न हो चुका था। क्योंकि क्या चल रहा था, विश्व युद्ध की घोषणा चल रही थी, और विश्व युद्ध में सब पिस रहे थे, कोई भी बचता नहीं है इसमें, और वो बच नहीं सकता क्योंकि सब युद्ध में चले गए हैं। और भारत जैसा देश एक फिर बहुत बड़ी फेमाइन से, बहुत बड़े अकाल से फिर जूझना पड़ा। वही थी हमारी क्या, ग्रेट बंगाल फेमाइन। क्या हुआ कि सारा का सारा म्यांमार वाला गेहूं जो आने वाला था, वो सारे के सारे गेहूं को क्या ले गए, ये लोग उड़ा ले गए, और हमारे यहां खाने की कमी हुई, जिसको क्या बोल दिया, ग्रेट बंगाल फेमाइन। साथियों 1943 का समय, विश्व युद्ध तभी चल रहा था। 1944 का समय आता है, सेंट्रल शुगर कैन कमेटी बनती है। साथियों याद होगा 4400 ईस्वी में हमने आपको बताया था, मक्का आधी का और आधी का से हमने याद कराया था क्या, 44 को। और हमने तभी बताया भी था कि जब गन्ना आएगा उसमें आधा ना और आधा ना आएगा, तब भी हम क्या करेंगे, 1944 लगा लेंगे। याद रखेंगे साथियों। 1945 का समय आता है, कोकोनट और तंबाकू को याद रखेंगे। कोको को तो बहुत याद रखेंगे ना, कोको, इसमें भी देखो 2 सी आती हैं, और तंबाकू में भी क्या आती हैं, 2 सी आती हैं। इस तरीके से कोको तंबाकू को 45 से याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 45 से याद रखेंगे। साथियों 1945 में ही इंडियन विलेज सर्विस आई। क्या आई, इंडियन विलेज सर्विस, किसके द्वारा, एटी मॉइस्चर और बीएन गुप्ता के द्वारा ये लाई गई। इसमें क्या था कि साथियों जो भी इंडियन के विलेज हैं ना, उनकी सुधार को लेके बात की गई थी। साथियों इसके बाद आता है 1946 का समय, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। क्या किया गया, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन स्टोरेज डीपीपीक्यू यस का फरीदाबाद में उद्घाटन होता है। साथियों आज भी जो गेहूं आता है या कोई भी खाद्य सामग्री आए, पहले बाहर से आएगी, इसके बाद उसको हम क्या करेंगे, क्वारंटीन में करेंगे। पहले उसमें देखेंगे कि कहीं कोई चीज आ ना जाए। जैसे कि हमें मालूम है ना, वाटर हैसियंथ का नाम सुना है ना, इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। साथियों क्या था, इसको इसकी सुंदरता के चक्कर में चला आया, आने के बाद में ये पानी में जैसे ग्रो करने लगा, इसके बाद मछलियों की मृत्यु होने लगी, क्योंकि ये क्या करता था, ऑक्सीजन को खींच लेता था पानी से, और पानी में ऑक्सीजन कम हुई, यानी मछलियां मर गईं। कितना बुरा हुआ है ना, कितना बुरा हुआ। इस तरीके से काम हो रहे थे। साथियों याद रखना है कि इकॉर्निया कस्पी हुआ, वाटर हैसियंथ हुआ, ये सारी की सारी चीजें बाहर से आई हैं हमारे यहां। ये सारे के सारे जितने भी वीड थे, ठीक है ना, बहुत सारे वीड ऐसे हैं जो हमारे बाहर से आए। तो जब हमारा डायरेक्टरेट ये बन गया तो क्या काम करेगा, पहले जांच करेगा, इसके बाद लेके आएगा। इसके बाद 1946 जैसे डीपीपीक्यू बना, वैसे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक उड़ीसा में बन गया। साथियों डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहां पे है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। साथियों आप लोग तब पढ़ते टाइम थोड़ा सा सीरियस ना होके
रिवीजन मोड समझा करें कि चीजों को क्या कर रहे हैं आप, पा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, ये आपके दिमाग में छप जाएगा, और छप गया ना तो काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वफा करेंगी ये। बहुत एग्जाम है यार, पता इतने एग्जाम हैं जिनमें ये प्रश्न ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ईयर के प्रश्न अगर आपसे बात करें ना तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आपको ये पूछे जाएंगे, और बहुत सरल होंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे ईयर में। इसलिए इसको किसी ना किसी चीज से रिलेट कर लेंगे। हम बातें जो कर रहे हैं ना इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप रिलेट कर लेंगे, और एक बार रिलेट हो गया ना छप जाएगा, उतरेगा नहीं। ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 1946 और 47 का समय आता है, फिरका डेवलपमेंट शुरू होता है। फिरका डेवलपमेंट कहां आया, मद्रास में सबसे पहले शुरू हुआ। कौन लेके आए, टी प्रकाशन और डी थरंगट लेके आए। 1947 में वही अब दोबारा काम होगा क्या, नहीं, अभी वो दोबारा काम नहीं होगा, वो दोबारा काम आगे होगा। अच्छा, जो ग्रो मोर फूड कैंपेन था जो पहले आया था 42 में 43 में, इसके बाद वो फेल मार गया। इसको फिर दोबारा भारत सरकार ने चलाया और 1947 में, और ये थोड़ा बहुत सफल भी रहा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सफल हुआ था। इसके बाद 1947 में क्या बना, इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी बनके तैयार हो गई। क्या, ऑयल सीड की। अब जो कमेटी बन रही है ना साथियों, ये काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया जब तक हमारे अंग्रेज शासन कर रहे थे तब तक वो अकेले अपने हिसाब से चीजें देख रहे थे, लेकिन जब हमारे हाथ में सत्ता आई है ना तो हम सब चीजों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे ताकि रिसर्च में थोड़ी सी क्या हो, सहूलियत बन सके। इसके बाद जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जनवरी 1948 को गाट का निर्माण होता है, GAAT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। साथियों ये क्या था, ये वही था जो युद्ध में मारे गए और जो मर गए उन्हीं के बीच समझौता। पहले देखो लड़ रहे हैं, इसके बाद समझौता तो अंतिम होना ही है। अब व्यापार करने के लिए कुछ नहीं बचा। टैरिफ का मतलब समझते हो ना, वही टैरिफ पुराने जमाने में जब मोबाइल में करवाते थे काल दर क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, वही टैरिफ है। और ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब चीजों का आना जाना, वही लेन देन, खरीद और बिक्री, वही काम करेंगे। और टैरिफ लगा देंगे, मतलब आप हमारे यहां लेके आओ और हम आपके यहां लेके जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप हमसे टैरिफ नहीं लेंगे, हम आपसे थोड़ा कम ले लेंगे, आप हमसे कम ले लेना। जैसे जो मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ी BMW और जैसी देखते हो ना आप अपने यहां, ये यार बहुत सस्ती है, इतनी महंगी नहीं जितनी भारत में होके आके हो जाती हैं। ऐसा होता वहां से जो आई पहले तो उन्होंने टैक्स ले लिया कि हम भारत को देंगे तो हम इतना टैक्स ले लेंगे, फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ आई तो हमने भी टैक्स लगा दिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टैक्स लगा दी। अब बताओ, अब तुम ले पाओगे, लेंगे भैया, क्योंकि शौक है और पैसा है तो लोग कहे नहीं। इसी चक्कर में क्या होता है, ये काम हो जाता है। बहुत ऐसी गाड़ियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टैरिफ और ट्रेड, इस पे टैरिफ लगा होता है। ठीक है ना, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, बहुत सारे देशों के साथ हमारे हैं, तो क्या करते हैं, उनसे हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, हम उनको बहुत सारी चीजें बेच लेते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें हम ले लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में वही सारे राष्ट्र जो क्या हुए, युद्ध में ग्रस्त हो गए, तो अब तो एग्रीमेंट करने बैठेंगे ही ना। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट आता है। क्या आता है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है ना, पहले इटावा पायलट प्रोजेक्ट आएगा, इसके बाद यही इटावा पायलट प्रोजेक्ट CDP को लेने वाले हैं। ठीक, अच्छा पायलट प्रोजेक्ट का मतलब समझते हो ना, पायलट प्रोजेक्ट होता है मतलब कि देख लेना, एक बार क्या करेंगे, एक बार ट्रायल मार ली। जैसे कि हमको क्या है, रात में पढ़ने का बनाया एक दिन सपना कि यार रात में ना 12 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ेंगे, कहीं चलो पहले पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, मतलब आज करके देखते हैं, अगर कर लिए ना तो कल से ऐसा ही करेंगे। लेकिन पहले दिन क्या हुए, पढ़े ही नहीं, लौट गए, थोड़ी देर में क्या हुआ, नींद आ गई और हम गए तो पायलट प्रोजेक्ट हो गया खत्म। ठीक है ना, ये पायलट प्रोजेक्ट ऐसे हैं। ठीक, तो पायलट प्रोजेक्ट कौन लेके आया था, अल्बर्ट मेयर लेके आए थे। साथियों क्या होता है कि यही लेके आएगा किसको, ये लेके आएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, CDP को लेके आएगा, किसको, CD और P को। ये हमारी कब आई है, 2 अक्टूबर वाले दिन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, वही गांधी जी को नहीं भूलते हम भाई, 2 अक्टूबर 1952 को आई। एक साल भी नहीं बीता, 2 अक्टूबर 1953 को हम क्या लेके आ गए, नेशनल और एक्सटेंशन
नहीं, एक्सटेंशन नहीं थी वो, हाँ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को लेके आ गए। इसके बाद 1956 में हम क्या लेके आए, पिरकॉम। साथियों देखो एक दो वर्ड आएंगे, एक आएगा पिरकॉम और एक आएगा क्या, एक आएगा एप्रीकॉम। दोनों को हम अलग अलग रखेंगे, वो 2004 वाला है और ये 1956 वाला है। इंटेंसिफाइड रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल, सीड एंड मिलेट। चार चीजों पे है, किसको किसको, कॉटन का, ऑयल का और क्या, सीड का और मिलेट का। इसमें हालांकि हर चीज है लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे। 1957 आता है, सबसे पहला एआईसीआरपी बनके शुरू हो जाता है। एआईसीआरपी क्यों बनाने पड़े, एआईसीआरपी इसलिए बनाने पड़े, अगर किसी जगह पे किसी चीज की डायवर्सिटी ज्यादा है, अगर उसका रिसर्च सेंटर भी उसी क्षेत्र में डाल दिया जाए तो क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रिसर्च भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। साथियों एक चीज ऐसे समझते हैं, देखो हमको ना अगर तुक्का भी लगाना हो कभी तो ये चीज समझा करो कि जैसे कि हमारे यहां मान लो उन्होंने दिया कि ऑयल सीड का बताइए कहां है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऑयल सीड है ना वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हो रहा है। जैसे मैंगो, उसका प्रोडक्शन कहां हो रहा है, कोई भी चीज है, बेर है, उसका प्रोडक्शन कहां हो रहा होगा। कोकोनट पे आ जाए तो कोकोनट कहां ज्यादा हो रहा है, उसी जगह पे उसके एनआरसी बनाने का या एआईसीआरपी कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसी जगह तो चलाएंगे ना जहां पे उसकी क्या है, विविधता ज्यादा है, ज्यादा पाई जा रही है, क्योंकि हमको रिसर्च करने में सहूलियत होगी। साथियों 1958 का समय आता है, हम पहले ही बता चुके कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिल गया था, आईआरआई को। यूजीसी एक्ट 1956 के आधार पे मिल गया। 1958 आता है और स्पाइसेस एंड काजू नट कमेटी बनके तैयार हो जाती है, ताकि अब हम क्या करेंगे, स्पाइस को एक्सपोर्ट करेंगे, बढ़िया इनको ग्रो कराएंगे। अक्टूबर 1958 का समय नाफेड बनके तैयार हो जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन। साथियों इसका तो फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि बताइए फुल फॉर्म क्या है। इसी में किसी में मार्केटिंग में मार्केट लगा देंगे और किसी में कोऑपरेटिव को जगह कोऑपरेशन लिख देंगे। साथियों बहुत मिलता जुलता लिख देते हैं। एग्रीकल्चर की स्पेलिंग में देखो एग्रीकल्चरल लिखा है ना, इसको ही चेंज कर देंगे, एग्रीकल्चर लिख देंगे और आपको ना चार ऑप्शन में समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ना बहुत अच्छे से याद कर लेना। नाफेड, अच्छा चना आना कभी लियो ना, प्रधानमंत्री जो वाला जो अभी नहीं आ रहा है, घर पे आता है चना आना, उसमें नाफेड की मोहर लगी होती है। दलहन अलहन की खरीद जो करता है ये नाफेड ही करता है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे हम, नाफेड को याद रखेंगे, चना ही नहीं खाएंगे सिर्फ, ठीक। 2 अक्टूबर 1959 का समय आता है, पंचायती राज इंट्रोड्यूस हो गई। ये वही पंचायती राज व्यवस्था है जिसको लेके गांधी जी बहुत बोलते थे। गांधी जी कहते थे सत्ता को एक जगह ना जाने दो, सत्ता को क्या करो, डिसेंट्रलाइज करो, मतलब कि अब केंद्रित ना होने दो, सत्ता को ज्यादा लोगों के हाथ में पहुंचाओगे, सत्ता कभी नहीं बिगड़ेगी। अगर एक के हाथ में रहेगी तो क्या करेगा, वो गलत काम कर दिया तो सबको झेलना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई भी चीज है उसको क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, और वो क्या थी, पंचायती राज व्यवस्था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा काम किया गया। 3 टियर का यानी कि त्रिस्तरीय जो सबसे पहले था वो रिकमेंड किया था किसने, बलवंत राय मेहता। साथियों 2 बात आएगी इसमें, एक आएगा बलवंत राय मेहता का नाम और एक आएगा अशोक मेहता का नाम। तो याद रखेंगे साथियों, जिसके नाम में 3 शब्द है ना वही 3 टियर लेके आया था, यानी त्रिस्तरीय लेके आया था। लेकिन जिनके नाम में ही 2 टियर हैं तो वो 2 ही लेके आएगा, जैसे कि अशोक मेहता जो थे ये 2 ही हैं, और वो बलवंत और राय और मेहता ये 3 है, खुद दिख रहा है। 3 टियर लेके आएंगे और ये 2 टियर लेके आएंगे। कहां से शुरू होता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बहुत पुराना क्वेश्चन, याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 1959 समय, और क्या रहेगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हमारी टेस्ट सीरीज को लेना नहीं भूलेंगे। टेस्ट सीरीज का काम सिर्फ एक रहेगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसका एनालिसिस आप इसी के माध्यम से कर लेंगे। मात्र 29 रुपए की टेस्ट सीरीज होगी और आपको 60 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। कितने टेस्ट, 60 टेस्ट मिलने वाले हैं। साथियों इसको एक बार एनरोल कर लेंगे। 25 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, प्रयास करेंगे। अगर कोई भी डिले होता है तो 1 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगी। साथियों इसमें सारे के सारे प्रश्न सुंडा से ही रहने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।